अगर आप इफ़ यू आर साउंड हैविंग दी साउंड हेल्थ, ठीक है ना, तभी तो आप सब काम कर पाओगे। अगर हेल्थ ठीक नहीं है, पर्टिकुलर इन दिस कोविड-19, तो देर इज ए प्रॉब्लम इन एवरी फील्ड, ठीक है ना। तो गुड। तो ये निकल इज नॉट ज्वाइनिंग ना, निकल नहीं का क्लासेस लगा रहा एज यूजुअल। आपकी मैं अटेंडेंस भी ले ही लूँ ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। तो ये था। अच्छा, अभी वन इम्पोर्टेंट जो आपको मैसेज देना है, जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज रिगार्डिंग दिस किसान मेला। मैंने अभी आपके ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। आई जस्ट अबाउट 1 minute बिफोर आई हैव पुट एन मैसेज इन योर दिस व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है ना। तो उसमें आप देखो कि जैसे मैंने उस दिन आई थिंक आई टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस किसान मेला की ड्यू टू कोविड-19 देयर विल यस नॉट सर। बी होल्डिंग किसान मेला एज यूजुअल, जैसे होता था, जैसे आप देखने गए थे। यू वेंट टू गुरदासपुर ऑन दिस डे। ये इसी तरीके को था। आज वो मेमोरी में भी आया हुआ है फेसबुक में, तो आई हैव शेयर्ड दैट। तो उसमें मैंने लिखा भी है कि दिस टाइम देयर इज वर्चुअल किसान मेला। तो मैं आई वाज सर्चिंग फॉर इट्स लिंक कि कहाँ कैसे हाउ यू विल बी एबल टू सी दैट किसान मेला, ठीक है ना। देखना तो है ना, वो देखना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ये आप पीएयू का देखोगे, यू विल आप जैसे कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ यू वर सेइंग दैट वी वांट टू गो टू पीएयू। तो मतलब ये हो गया कि समथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस कि दे हैव अरेंज दी वर्चुअल किसान मेला। तो उन्होंने वो सारा ना उसमें भेजा है। दे हैव सेंट दी कोड एटसेट्रा, यू हैव टू फिल अप दी मोबाइल नंबर एटसेट्रा, है ना। वो उसमें मैंने सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो ये यस मेरे सर। को, हाँ, ये मेरे पास मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स थे जो फ्रॉम वया इन दिस तभी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो तभी इंजीनियरिंग कॉलेज, नाउ शी इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन खालसा कॉलेज, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के। तो उसमें मैं ये देख ही रहा था। अबाउट 2 minutes बिफोर शी सेंट मी दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ पीएयू। तो मैंने इमीडिएटली आई शेयर्ड इट। बाकी मैंने आपके जो टीम है उसमें भी ये मैसेज आपको कन्वे किया है यस सर। कि किसान मेला होगा, वर्चुअल होगा, तो ठीक है ना। तो उसमें एवरीथिंग इज देयर, बड़ा अच्छी तरह से एलेबोरेट किया हुआ है उन्होंने कि हाउ यू हैव टू सी दैट किसान मेला, वर्चुअल किसान मेला। तो दिस इज आल्सो ए न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है ना, कि आप घर बैठ के किसान मेला देखोगे। तो कल, जैसे कल से है, तो कल जैसे पीरियड, ठीक है ना। तो ये आप यू मस्ट ट्राई इट एंड यू मस्ट सी इट, ठीक है ना। ये इससे वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और ये दिस इज द गोल्डन चांस फॉर यू कि बाय सिटिंग एट योर होम यू विल बी एबल टू सी दिस किसान मेला। और उसमें देखोगे कि यू विल गो थ्रू, उसमें कई कुछ है कि स्टॉल्स का है, ऑडिटोरियम का है। तो कोई ऐसा होगा जैसे मैं भी देखूंगा उसको खोल के कल कि क्या है कि व्हाट एक्चुअली इट इज। तो आप अगर पीएयू ऐसे नहीं देख पाओगे तो नेचुरली यू कैन सी इट ऑन ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ये इज गुड चांस। तो मैं आई एक्सपेक्ट दैट एवरीबॉडी, एवरी स्टूडेंट मस्ट सी इट। इसको देखना चाहिए, ठीक है ना। यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत कुछ मिलता है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे, ठीक है ना। और एक प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस मिलता है इससे काफ़ी, ये है कि वो तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन, एक्सटेंशन वर्क बहुत है वहाँ पे, ठीक है। तो टीचिंग का तो है ही है। तो ये है कि उसने काफ़ी डेवलप किया है ओवर द टाइम, काफ़ी कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये है। तो बाकी एनीथिंग जो मैं आपसे कई बार पूछता ही हूँ स्टार्ट करने से पहले, कोई नई चीज़ आपको कुछ
anything you have got from this related to the agriculture or anything related to your agriculture subject, जो भी कुछ ऐसा है, कोई नई चीज़ आपको ये कल मिली हो या आज मॉर्निंग में कुछ ऐसा, ठीक है? तो कई बार आप भी इसमें यू शुड पार्टिसिपेट, कोई अगर आपको चीज़ मिलती है तो, ठीक है? मैंने कल जैसे आपको बताया था कि yesterday I told you regarding the agitation which is being, कल मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था ना जो एजिटेशन फार्मर्स कर रहे हैं, हैं? बोलो आप। Yes, sir. हाँ, आपसे बात कर रहा था ना कि किसान में जो है वो एजिटेशन कर रहे हैं, तो कल मैंने काफ़ी उसमें पढ़ा है। फिर मैंने एक, क्योंकि मंडे का मैं थोड़ा लेट कई बार पढ़ता हूँ ट्रिब्यून, तो मैंने जैसे बोला कि इन फोकस इन एग्रीकल्चर ट्रिब्यून में आता है, तो उसमें वेल दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल कि क्या है व्हाट इज़ एमएसपी, तो मैंने काफ़ी उसका कटिंग भी रखी है। बट अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो टाइम बीत जाता है बहुत सा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ यही बातें आपसे करनी। तो कमिंग टू आवर सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो आप मेरे को मॉर्निंग में ज़रूर बताया करो, यू मस्ट शेयर इट, ठीक है ना? मैं ये कल मैं देख रहा था, एक नई एडिशन में आप में नॉलेज में कर देता हूँ, आप तो नहीं बता पाए। तो एक कल मैं देख रहा था, इसमें ये चैनल है इसका जो 64 चैनल आता है फास्ट वे का हमारे यहाँ पे, तो वो पंजाबी का ही चैनल है। तो उसमें वो बता रहे थे कि इस बार जो पराली है, ये आप बड़ा ध्यान से सुनना कि बिकॉज दिस इज़ ए वेरी मतलब नेशन वाइज प्रॉब्लम। जो पराली है इसको जलाते हैं तो पोल्यूशन होता है। हमने भी तो इसका पढ़ा है ना, मैनेजमेंट ऑफ यस राइस ट्रा, अभी Yes, sir. किया था ना Yes, हमने। sir. तो ये इसमें जो Yes. लेटेस्ट आया है आईसीआर क्या है? आईसीआर का मेरे को बताओ कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ आईसीआर? Sir, Indian Council of Agriculture Research. हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उन्होंने एक रिसर्च की है ऑन पराली। कल मैं देख रहा था कि देयर आर कैप्सूल्स दे हैव डेवलप्ड, कैप्सूल उन्होंने डेवलप किए हैं। तो कैप्सूल को वो घोल लेते हैं पानी में, देन दे स्प्रे इट ऑन दी पराली, जो आपकी पराली निकलती है इसकी, उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। और स्प्रे करने के बाद विद इन 3 or 4 days इट डिकम्पोजेस इनटू दी सॉइल। मैं कल बड़ा देख के हैरान हो रहा था, वो स्प्रे कर रहे थे, वो बता रहे थे इवन दी दिस यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर, वो आए थे वहाँ पे देखने, तो दे प्रेज्ड इट एंड इट विल बी ए वेरी, मतलब देयर विल बी ए रेवोल्यूशन इन इट अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि अभी ट्रायल बेसिस पे है। नाउ दिस टाइम दे विल ट्राई इन द फील्ड्स। तो मतलब ये एक नई एडिशन है जो मैं भूल गया था आपको बताना, कल ही मैंने देखा है। तो दिस इज अ न्यू एडिशन की पराली का जो डिस्पोजल है वो बड़ा क्विक डिस्पोजल उन्होंने निकाला है। आप इंटरनेट पे जाके या आईसीआर की साइट पे जाके इसको देखना, यू मस्ट सी इट, क्योंकि आपके साथ रिलेटेड है, ठीक है ना? तो दूसरा कल मैं ये देख रहा था कि जैसे आपका, क्योंकि आपके साथ रिलेटेड ही है, दिस इज रिलेटेड टू यू, मैंने राइस का जैसे बताया कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइस। और अभी क्या पॉपुलर था, विच मेथड दे द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काफ़ी उसका they gave this stress to popularize, which method they had given this stress on that, कौन सा मेथड था जिसके ऊपर उन्होंने काफी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्ट्रेस दी है इस बात? Sir, direct sowing method. हाँ, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। ये सब बाकी भी आपको सबको पता होना चाहिए, राधिका पार्की, यू मस्ट नो इट। ये अभी इसके साथ ही मैं ये इसी पे मैं एक वीडियो देख रहा था कि मैं यूएसए से, वन जेंटलमैन फ्रॉम यूएसए, ही इज़ रिजाइडिंग इन लुधियाना, वो लुधियाना का रहने वाला गांव का है। तो मतलब वो उसकी काफ़ी खेती है, तो ही वेंट टू दी यूएसए एंड ही वाज हैविंग ए गुड एस्टेब्लिशमेंट, उसका अच्छा बिजनेस था वहाँ पे अमेरिका में। तो ही लेफ्ट ओवर फ्रॉम देयर एंड ही केम टू लुधियाना एंड ही लुकिंग आफ्टर दी हिज फील्ड, अपने फील्ड ही देख रहा है। तो उसने, मैंने भी देख के आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश्ड टू सी कि जो उसने डायरेक्ट सोइंग राइस लगाया है। और डायरेक्ट सोइंग राइस की मैंने हाइट देखी, इट वाज 5.5 feet, मतलब 5.5 feet उसकी हाइट थी। इट वाज हैविंग ए वेरी गुड ग्रोथ, बड़ी अच्छी ग्रोथ थी। तो उसने मेरे को, मैं उसकी बातों से सुन रहा था, ही अपीयर्स टू बी द एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स,
और उसने जो मेरे को जो चीज़ें वो बता रहा था, मैंने आई हैव रिकॉर्डेड दैट, मेरे पास वीडियो भी है, आई विल शेयर इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी फ़ोटोग्राफ भी हैं। तो मैं ये इस पे भी मैं वीडियो को शेयर करूँगा, आप मेरा जो चैनल है, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी उसने बताया था कि जो आपके इसमें नहीं है कि भाई शुड बी गो फॉर DSR, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी नहीं पता कि वो तो सिर्फ पानी की सेविंग की बात करते हैं ना, कि दे ओनली टॉक अबाउट दिस। लेकिन उसने तो बहुत कुछ बताया। उसने तो इवन दिस है कि उसमें आपके जो इंसेक्ट्स पेस्ट नहीं आते, डिजीजेज नहीं आती, ये बताया उसने। फिर आपका जो सीपेज है, पानी की जो सीपेज है, जो पानी जैसे बारिश का, जैसे हम पानी खेत को लगाते हैं, तो अगर हम पडल्ड राइस में करते हैं तो देर इज क्रिएशन ऑफ सीमेंट लेयर बन जाती है एक तरह की। जब पडल्ड राइस में यही देखा ना, जब उसको कद्दू करते हैं तो एक सीमेंट लेयर बन जाती है और पानी नीचे नहीं जाता। तो अगर पानी नहीं नीचे जाएगा तो रिचार्जिंग नहीं होगी वाटर की। तो ये जो आपका DSR सिस्टम है, इससे रिचार्जिंग भी हो जाती है और पानी की सेविंग भी हो जाती है। जो आप पानी देते भी हो उसकी भी मतलब दैट गोज डाउन, और जो आपका वाटर टेबल है दैट गेट्स राइज। तो ये मैंने भी वो जब मैं सुन रहा था तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, उसके मैंने बातों से बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। और एक्चुअली ये हैज़ डन। तो ये दो चीज़ें जो है कल मैंने देखी, मैं एवरी डे आई मतलब कुछ ना कुछ मैं ज़रूर एग्रीकल्चर से सीखता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं है कि मैं आपके पास ये आई एम वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन मैं आपको ये एक लाइन पे लाना चाहता हूँ कि यू शुड नो ऑल अबाउट इट। इससे मेरा भी मैं, लेकिन मैं आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आल्सो, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरे को तो कोई चीज़ बताओ पढ़ के। आप भी तो सारा दिन पढ़ते ही हो, ठीक है ना। कोई चीज़ जो नई आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड, आप तो फील्ड में बैठे हो, ठीक है ना, यू आर इन द फील्ड, ठीक है ना। तो आप तो सारा दिन कोई जो होता है, कोई मेरे को इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बताओ, कोई डिजीज़ के बारे में बताओ, कोई आपका जो इन्वायरमेंट है, ये अभी जो इन्वायरमेंट चल रहा है कितना ये ड्राई और मतलब ये है, इसके बारे में कुछ आपको लगता है कि देर इज़ अफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कोई उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि काफ़ी इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो हम शेयर करें इसको, देन वी विल सेंड इट टू PAU, हम उनको भेजेंगे तो दे विल बी हैप्पी कि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम भी आएगा उसमें। तो मतलब ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, ये विद एक्सपीरियंस ही सब मिलती हैं। तो कमिंग टू आवर टॉपिक, जो अभी हम व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर, जो हमारा था एग्रीकल्चर फाइनेंस पे, क्या डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी हैव डिस्कस? Sir, we discuss about regional rural banks. हाँ, दिस इज रीजनल रूरल बैंक्स। बाकी भी राधिका एंड पार्की, यू शुड आल्सो, स्वाति, यू शुड आल्सो पार्टिसिपेट। अभी देखो कि दिस टाइम आई हैव चेंज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैं आपको ज़्यादा इंग्लिश में ही बोलता हूँ। मैंने बोला भी था कि आपको जो जब आप आए थे कि ज़्यादा मैं नेक्स्ट, अभी तो आपको मैं डिक्टेट भी कराऊँ, हो सकता है कि मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास आए तो मैं उसमें आपको डिक्टेट भी नहीं कराऊंगा, आई विल गिव यू ऑन डिलीवर ओनली द लेक्चर, ठीक है ना। और बुक मैं आपको रेफर करूंगा, आप मेरा लेक्चर सुनो, उसको नोट करो, और देन यू रिप्रोड्यूस इन योर फाइनल एग्जाम्स एंड गो थ्रू दी बुक्स। आपको ऐसा ही चाहिए ना, डिक्टेशन नहीं चाहिए। डिक्टेशन अगर करोगे तो योर वोकैबुलरी विल बी वीक, योर इंग्लिश विल बी वीक, यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, ठीक है ना, ऐसे बोल भी नहीं पाओगे। तो क्योंकि Yes, sir. इंग्लिश ही अल्टीमेटली, आई डोंट मतलब ये नहीं मैं कहना चाहता कि इंग्लिश इज द ओनली मीडिया टू शो योर इंटेलिजेंसी, कि अगर आपको इंटेलिजेंट है तो आप इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया। लेकिन क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और जहाँ भी आप जाते हो तो यू गेट इम्प्रेस द अपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड नॉलेज, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना, यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये था कि जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग दिस रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है ना। रीजनल रूरल बैंक्स जो है उसका हम वी हैव डिस्कस, दिस इज एन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। नाउ वी कम टू दी, जैसे मैंने आपको बताया था, हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। जो हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? हायर मीन्स जो उच्च श्रेणी के हैं, ठीक है ना, उच्च श्रेणी के, ये भी अच्छे हैं। दीज आर आल्सो हैविंग दी गुड कवरेज एंड क्वालिटी। ये आपको जो हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल, सॉरी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ही हमने डिस्कस किया ना, ओनली कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स पे किया था।
तो दे आर आल्सो हैविंग दी वाइड कवरेज, लेकिन जो हमारे एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंसिंग हैं, तो कौन कौन से हम आपके सिलेबस में लिखे हैं? वन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देन इज सेकंड कौन सा? नबार्ड इज देयर, ठीक है ना, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन देयर इज वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक इज देयर। देन देयर इज IMF, IMF इज इंडियन मॉनेटरी फंड। सर ADB। हाँ ADB है जो है, ये जिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, ADB। तो ये इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये है इंश्योरेंस, DICGC उसको बोलते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है, दीज आर दी हायर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज जो फाइनेंस भी करती हैं और रीफाइनेंस भी करती हैं, ठीक है ना। तो ये हैं, ये बड़ी जो आपका जो IMF है, IMF में आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो आपने कौन थे हमारे, जो मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, जो कांग्रेस UPA गवर्नमेंट में थे। तो ही वाज वर्किंग इन IMF, वो इंडियन मॉनेटरी फंड में काम करते थे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो उसका नहीं है कि वो बोलते कम है, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज ए गुड इकोनॉमिस्ट। उसको पता है, 2 वर्ड में ही वो सारी बात को कह देते हैं। So he knows each and everything of where the economy of India is going on and what are the forecasting for this Indian economy, ठीक है ना। तो ये वाले जो हम करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये सारे जितने भी हमने इंस्टीट्यूशंस जो टच किए हैं, ठीक है ना, ये आप नहीं देखोगे, आप पठानकोट में नहीं है ये, ठीक है। तो दीज आर एट दी स्टेट लेवल, ये स्टेट लेवल के हैं। तो पर्टिकुलरली इन दी स्टेट कैपिटल, जैसे चंडीगढ़ में है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ देम आर इन चंडीगढ़, दिल्ली, और ये आपके नियर बाई यहाँ जम्मू है, जम्मू में है, शिमला में हो सकते हैं। तो ये स्टेट कैपिटल है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका जम्मू में भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में भी है। तो मतलब आई यूज टू हैपन टू गो टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं जाता था। तो देयर वी हैड दी मीटिंग, ठीक है ना, उनके साथ मीटिंग वगैरह होती थी, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी मीटिंग होती थी हमारी, उसमें मैं जाता था। तो वही डिस्कस विद देम डिफरेंट पॉलिसीज जो होती थी। तो ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने, क्योंकि यू हैव नॉट सीन दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू विल हैव दी ओनली द इमेजिनेशन इन योर माइंड कि दिस इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अभी कौन है गवर्नर, जो को बता सकते हो मेरे को कि हु इज दी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, ये जो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा मेन है वो दिल्ली में है। तो क्या हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सर गवर्नर ऑफ RBI। हाँ, गवर्नर ऑफ RBI। सर शक्तिकांत दास। हाँ, यस यस, गुड। हाँ, दास, जो दास है, इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व। ये बाकी भी देखो, अंकिता इज नोइंग द लेटेस्ट अबाउट दिस। यू मस्ट आल्सो नो कि जो हु इज द, तो इसके पहले रघुराजन थे, बिफोर दैट देयर वाज रघुराजन। रघुराजन हैज द कॉन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट एंड ही लेफ्ट एंड ही वेंट टू द USA, जो आपने जहाँ पे वो प्रोफेसर थे वहाँ से आए थे। तो ही वॉज वेरी आल्सो इंटेलिजेंट। ये दास, नो डाउट इज इंटेलिजेंट। दास जो जब से दास आए हैं, तो इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो आप देखते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत कुछ करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज दी ओनली बॉडी, गवर्निंग बॉडी, जो आपने ये आपके जितने भी बैंक्स हैं, ऑल दिस प्राइवेट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको मॉनिटर करता है, इनको रेगुलेट करता है, ठीक है ना। जैसे एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है, रेगुलेटिंग बॉडी होती है। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपको बातों में बता देता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या रोल है। सबसे बड़ा जो रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे आप पूरा दिन कुछ ना कुछ उससे सेल परचेज करते रहते हो। सर करेंसी पर करेंसी जो इशू करते हैं, जो करेंसी आपको जो नोट आप देखते हो, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट, तो ये जो है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका मेन रोल है कि इशू दी करेंसी,
वो नोट्स इशू करता है, नोट्स उसकी प्रिंटिंग होती है उसके, तो वो प्रिंटिंग वहाँ पे जैसे एक नहीं है कि जरूरी वहाँ पे बॉम्बे में या दिल्ली में ही होती है, तो सर उसके लिए नासिक में। जैसे मैं वहाँ पे था, आई वाज इन इंदौर, तो इंदौर के पास देवास, देवास वाज वन ऑफ द तहसील, सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्लेस वाज देयर, देवास एमपी में है। तो देवास में देर वॉज नोट प्रिंटिंग। हमारे बहुत से जो लोग थे जो जिनको मैं जानता था, तो वो बताते थे, मैं जब आपकी ये डीमोनेटाइजेशन होनी थी, व्हेन दिस डीमोनेटाइजेशन वाज देयर, तो उनको पता चल गया था कि डीमोनेटाइजेशन होने वाली है। तो ठीक है ना। तो ये मतलब इनका मेन काम ये है। दूसरा ये हम क्योंकि ज़्यादा हम एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड रहेंगे, तो ये एग्रीकल्चर फाइनेंस भी करती है, ठीक है ना। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इससे बैंक्स भी लोन लेते हैं। बैंक्स आल्सो टेक्स लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेती है जब उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है। फिजिकल डेफिसिट हो जाता है जैसे आपके घर में खर्चा ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम हो जाए, तो आमदनी और खर्चे का जो डिफरेंस है उसको गवर्नमेंट के हिसाब से उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, FISCIAL, फिजिकल डेफिसिट। ये दोनों में जो डिफरेंस है बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो जो डेफिसिट है उसको फाइनेंस करवा लेती है रिजर्व बैंक ऑफ ये सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया है कि अभी आप देख रहे हो कि ड्यू टू कोविड-19 देयर इज लॉट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू इज देयर, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है एंड एक्सपेंसेस आर ऑन द हायर साइड, so Yes, that's why the physical deficit has increased, and the central government has advised to the state governments to go for physical, you go for the financing of your physical deficit, फिजिकल डेफिसिट की आप फाइनेंसिंग करा लो। तो ये भी करती हैं, लेकिन वी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दी ओनली फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है, दिस इज व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हम क्योंकि टाइम भी बीच में फिर कम होता जाता है, तो अभी हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट कंट्रोल। तो आप सबसे पहले लिख लो, यू गो राइटिंग समथिंग अबाउट दिस। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935। तो व्हेन डिड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब आया ये एग्जिस्टेंस में? अब अगर आपको कोई पूछ ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935, 1935 में आया, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एक कानून बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना। वो बना कब? 1934 में। जब से अभी कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो सो मैनी एक्ट्स विल बी पास्ड। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बना 1934 में। और इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इन मुंबई। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, ठीक है ना। और the RBI was set up to, the RBI was set up for the following purpose, ऐसे लिख लो, RBI was set up for the following purposes। तो फर्स्ट क्या है जो मैंने आपको बताया वही रिप्रोड्यूस होगा। जो फर्स्ट जो इसका पर्पस था, फर्स्ट इज टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। तो जो बैंक नोट्स जो हैं आपके, उसको, उसकी जो इशू है उसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। देन जो मैंने आपको सेकंड बताया, सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। सिक्योर, लिख रहे हो ना, यू आर राइटिंग दिस थिंग ना? yes sir. सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी जबकि इस टाइम इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन दी कंट्री, कि जो हमारी मॉनेटरी सिचुएशन है, पैसे की जो सिचुएशन है देश की, उसको, उसमें स्टेबिलिटी लाना, कि कहीं ये नीचे ना चले जाए। स्टेबिलिटी का तो मतलब है ना कि उसको कांस्टेंट रखना,
ठीक है ना। जैसे अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत से काम कर रहा है, लेकिन वो आपके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि मैं करूँगा तो आपको यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखते रहते हो कि वो उसमें रेपो रेट कम कर रहे हैं। रिसेंटली दे मतलब गेट डाउन दिस रेपो रेट, ठीक है ना। और वो मॉनेटरी पॉलिसी भी 2 महीने बाद ये अपनी इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवरी 2 मंथ्स बाई मंथली इसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। देन थर्ड वन इज ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। ऑपरेट करेंसी, यही वाली जो करेंसी है, एंड क्रेडिट सिस्टम टू इट्स एडवांटेज। क्रेडिट सिस्टम एंड ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम को ये ऑपरेट करता है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये जितना भी लोन दिया जाता है बैंकों से, तो ये उसको कंट्रोल करता है। कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा लोन दे दिया जाए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया ही ना जाए, इंडस्ट्री के लिए दे दें या दूसरे किसी और काम के लिए दे दें। तो ये एक जो कमर्शियल बैंक्स है उनके ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये इसके जो 3 मेन पर्पसेस हैं जिसके लिए ये बनाया गया था। तो नेक्स्ट यू राइट डाउन द रोल ऑफ आरबीआई इन एग्रीकल्चर क्रेडिट वाज। The role of RBI in agriculture credit was found. The role of the RBI in agriculture credit was found in the establishment of agriculture credit department. तो मतलब एग्रीकल्चर की फाइनेंसिंग के लिए आरबीआई में एक डिपार्टमेंट बना, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, ACD, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट आर, उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं? व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट के? फर्स्ट इज टू coordinate the functions of RBI, to coordinate the functions of RBI with other banks, functions of RBI with other banks and state cooperative banks in respect of agricultural credit. है ना। फर्स्ट ये है टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस, कोऑर्डिनेट करना कमर्शियल बैंक्स और जो अपने दूसरे बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना ACD के साथ में। नेक्स्ट इज टू मेंटेन एक्सपर्ट स्टाफ, टू मेंटेन एक्सपर्ट स्टाफ को मेंटेन करना, टू स्टडी ऑल द क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जो भी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर क्रेडिट में आती है वो एक्सपर्ट स्टाफ उसको सॉल्व करेगा और ये मेंटेन करेंगे। टू मेंटेन एक्सपर्ट स्टाफ टू स्टडी द क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करेंगे, जो एक्सपर्ट स्टाफ होगा एग्रीकल्चर क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये हम कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं अभी हमने पढ़े, ये आपका अलग से है उसमें जो यूनिट, उसमें हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये है इसका जो मेन है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन होता है कानून, टू प्रोवाइड लेजिस्लेशन टू चेक, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना। तो प्रोवाइड लेजिस्लेशन टू चेक प्राइवेट मनी लैंडिंग, एंड चेकिंग अदर माल प्रैक्टिसेस।
and to check other mal practices. लिखा ना ये आपने, to provide legislations to check private money lending and ये हो गया ना पूरा, and checking other माल प्रैक्टिसेस। मतलब ये है कि जो आपकी प्राइवेट मनी लेंडिंग जो आजकल अर्बन एरिया में होती हैं कि जो शाहूकारों से पैसा ले लेते हैं, या फिर ये गांव में जो आप जो शाहूकार होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, उसको उसके लिए कानून बनाना कि यहाँ से ये पैसा ना लिया जाए, या उनको पकड़ना कि आप ना ये पैसा दो। और दूसरे जो भी सिस्टम में माल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती हैं फाइनेंसिंग में, ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक वे से फाइनेंसिंग होनी चाहिए। जो गलत तरीके से फाइनेंसिंग होती है, जैसे कि आपने देखा कि गांव में बड़ा पैसा ब्याज 24% ब्याज ले लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट दी मतलब फेयर, दैट इज़ नॉट द लीगल प्रैक्टिस। तो उसको भी ये देखना। तो ये है, दिस इज तो ये नेक्स्ट इज, आप एक इसमें लिख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी under the chairmanship of all India Rural Credit Survey Committee, All India Rural Credit Society under the chairmanship of chairman of Shri Gorwala, 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 chairman of Shri Gorwala in 1954, जो कि 1935 में आ गया था ना ये बैंक, लेकिन 1954 में एक जो कमेटी बनी उसका चेयरमैन थे ये गोरवाला, suggested several recommendations with regard, बहुत सी उन्होंने रिकमेंडेशन दी with regard to activities of RBI, with activities of RBI in the sphere of rural credit के लिए उन्होंने in the sphere of rural credit के लिए बहुत सी रिकमेंडेशन दी। based on this इसकी के बेस पे जो रिकमेंडेशन दी, on the basis of this two funds दो फंड बनाए गए, two funds were established after amending RBI Act, 1934। मैंने बोला था ना कि RBI एक्ट पहले बना, फिर RBI आया 1935 में, लेकिन 194 में ये जो कमेटी बनी, जो सर्वे कमेटी, इसने रिकमेंडेशन दी, तो फिर दो फंड उसमें जोड़ दिए गए एक्ट में अमेंडमेंट करके। तो वो दो फंड कौन कौन से थे? वन इज नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड, ये 1955, तो 54 में वो आया, तो 1955 में इन्होंने ये नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट एक फंड बना दिया। और जो दूसरा था, दैट इज द नेशनल, सेकंड जो फंड बनाया, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट 1956। तो नेक्स्ट आप लिख लो, द फंक्शंस ऑफ RBI इन द स्फीयर ऑफ रूरल क्रेडिट, फंक्शंस ऑफ RBI इन द स्फीयर ऑफ रूरल क्रेडिट में इसका क्या क्या फंक्शंस हैं RBI के? फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, मींस कि फाइनेंस देना रूरल एरिया में। नेक्स्ट इज द, व्हाट इज द नेक्स्ट?
प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशनल भी मतलब प्रमोट करना, जो बैंक्स हैं वहाँ पे प्रमोट करना, प्रमोशनल एक्टिविटीज। और थर्ड इज द रेगुलेटरी फंक्शंस, थर्ड इज द रेगुलेटरी फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, तो रेगुलेटरी जो फंक्शंस है उसमें मैं आपको बाकी आप इसमें देख लेना, लेकिन जो रेगुलेटरी फंक्शंस का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हाट इज द रेगुलेटरी फंक्शंस। एक बैंक में होता है, एक होता है CLR, आप इसमें ये 2 लाइनें लिख लो इसमें अंडर रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शंस में लिखो द कैश लिक्विडिटी रेशियो CLR, cash liquidity ratio CLR and cash reserve ratio are fixed by CLR and CRR are fixed by Reserve Bank of India. Are fixed by Reserve Bank of India. किनके लिए? For cooperatives, Farmer Service Society FSS, Farmer Service Society, फिर रीजनल रूरल बैंक्स RRB एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स at lower levels than for the commercial banks. ठीक है, तो ये है, दिस इज रिगार्डिंग ये इसके जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। तो देन वी कम्स टू दी इसमें आप लिख लो नेक्स्ट इज एट द टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है महंगाई के टाइम में, इसका रिजर्व बैंक का क्या कंट्रोल रहता है? एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है महंगाई बढ़नी, इन्फ्लेशन उसको कहते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशंस एम, क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशंस एम एट कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशंस एम एट कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट का मतलब सुकड़ना, क्रेडिट को कम कर देते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशंस एम एट कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट वाइल ड्यूरिंग डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्ट क्या है? डिफ्लेशन। और जब डिफ्लेशन होती है, जब महंगाई कम हो जाती है, दे एम एट एक्सपेंडिंग ऑफ क्रेडिट, और फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका एम जो हो जाता है क्रेडिट एक्सपेंडिंग पे हो जाता है। तो ये कैसे करते हैं? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। 2 मेथड है क्रेडिट कंट्रोल के जो आरबीआई करती है। पहला है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव और जनरल, क्वांटिटेटिव जैसे आपको पता है, ये क्वांटिटी का मतलब संख्या से, क्वांटिटेटिव अमाउंट में, क्वांटिटेटिव और जनरल क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर क्या है? इट एम्स एट रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ बैंक एडवांसेस, इट एम्स at regulating the amount of bank advances, that is to make banks to lend more or less। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव का मतलब यही हुआ ना, क्वांटिटी के हिसाब से, जहाँ ज़्यादा लेंड करें जहाँ लेस करें। और नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये आप लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है ये।
qualitative or selective credit control. It aims at diverting the bank advances. It aims at diverting the bank advances into certain channels. To certain channels, or to discourage them from, from lending of certain purposes. From lending for certain purposes. मतलब ये क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि इस सेक्टर को फाइनेंस नहीं करना, डिस्करेज करते हैं. ये है उसमें क्वालिटी कंट्रोल. तो these control in recent times, ये रहने दो, ये मैं आप ना लिखो, ये आपको नहीं आएगा. तो नेक्स्ट आप लिखो क्रेडिट राशनिंग. क्रेडिट RATIONI, जैसे आपका डिपो में राशन मिलता है तो वही मतलब है ना, इसका क्रेडिट की भी रैशनिंग होती है. क्रेडिट रैशनिंग. क्रेडिट रैशनिंग क्या है? व्हाट इज क्रेडिट रैशनिंग? इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट नथिंग but rationing of loans by non-price means. Rationing of loan by non-price means at time of excess demand of credit. एक्सेस डिमांड ऑफ क्रेडिट मतलब इसका क्या हुआ कि जब डिमांड की क्रेडिट की डिमांड है, जब बहुत से लोग लोन लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो इसके ऊपर क्या कर देता है कि रैशनिंग कर देता है कि मतलब कम लोन दिया जाए. ठीक है ना. तो उसमें प्राइस जो है उसको बढ़ा देता है. ठीक है. तो ये है, दिस इज दी क्रेडिट रैशनिंग. तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, देन व्हाट आर इट्स जो इसके क्या थे फंक्शंस क्या हैं. ठीक है ना. तो क्या ये हाउ डिड इट परफॉर्म. तो फिर ये जब 1935 में तो ये एग्जिस्टेंस में आया, 1934 में इसका जो एक्ट बना, फिर जो रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी थी वो 1955 में आई, फिर उसने 1956 में अपनी रिकमेंडेशंस दी कि कैसे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कैसे फंक्शन करेगी. तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस आई उसके हिसाब से ये काम किया कि ये सारा जो है एग्रीकल्चर के साथ इसको बड़ा ब्रीफ दिया है. क्योंकि अगर आप जाओगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत से काम हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो आपको करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी आपको लिमिट ही रखना है ना. तो अगर ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत कुछ है इसमें. तो जैसे ये करेंसी नोट देना, ये जो आपको पता होना चाहिए कि फिर ये है कि रेगुलेट करती है ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है. ये तो तीन जो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इशू दी करेंसी नोट्स, दूसरा है कि रेगुलेट दी मॉनेटरी पॉलिसी. जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी चाहिए जिस टाइम पे कैसा चाहिए, जैसे अभी जो हमारा क्रूशियल टाइम है तो जो आपको डिमांड बढ़ाने के लिए वो रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसीज़. तो ये है. दूसरा है कि ये जो बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं उनको मॉनिटर करती है. ठीक है ना. और फिर इसमें जो है ये फाइनेंस भी करती है एग्रीकल्चर, जो इसका डेवलपमेंट जो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसको करती है. उसका जो है वो कोऑर्डिनेट करती है कमर्शियल बैंक्स के साथ, कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ. तो ये है, दिस इज इन नटशेल. तो अभी आपको इफ़ यू वांट टू गेट क्लैरिफाई, अगर आपको कुछ इसमें फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज आपका वो भी है, प्रैक्टिकल इज आल्सो देयर.
तो प्रैक्टिकल में आज हम आपका जो है ना वो विल डिस्कस दी बैलेंस शीट, ठीक है ना, जो आपके लिए दिस विल बी ए न्यू थिंग फॉर यू। कि क्यों, आपने कभी सुना है बैलेंस शीट के बारे में? हैव यू हर्ड समथिंग? यस सर, अकाउंट में। हाँ, अकाउंट्स। हाँ, कहीं आपने देखी है, कोई बैलेंस शीट देखी है अभी तक? सर एंट्री पता नहीं क्या करते उसमें, पता नहीं है मुझे। हाँ, एंट्री तो करते हैं, एंट्री तो होती है। वो जो आपके बुक कीपिंग वाले हैं, जो बी कॉम वाले हैं, कॉमर्स यस वाले। सर, देखिए वैसे। हाँ, तो एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में बताऊंगा क्या बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना। फिर बैलेंस शीट हर फार्मर को भी बैलेंस शीट बनानी चाहिए। एक बैलेंस शीट होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, P&L अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है वो एक साइड में एंटर होती है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो एक एंटर होते हैं। तो फिर एक साल बाद उसका हिसाब किताब करते हैं। और ये बैलेंस शीट जो है ये आपकी चलती रहती है, ठीक है ना, मतलब इट इज़ ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस। तो इसमें असेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। असेट्स होते हैं जो आपके पास आपकी जायदाद है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज़ होती हैं देनदारी। जैसे सीधी सी बात मैं आपको बता दूं कि एक फार्मर है, तो फार्मर के असेट्स क्या होंगे? उसकी जो लैंड होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, उसके जो लाइफ स्टॉक है, जो उसके पास डेयरी कैटल्स हैं, बेफलोज है, फिर ये जो अपना काउज है ना, और फिर उसके पास जो फार्म मशीनरी है, इम्प्लीमेंट्स हैं, ये उसके असेट्स होंगे। इसको हम आगे क्लासीफाई करेंगे कि ये असेट्स जो है करंट असेट्स कौन से हैं, फिक्स असेट्स हैं। और लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ जो पैसा देना है उसको, देनदारी, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ उसने मार्केट से परचेज की है तो उसका अभी पैसा देना है, तो वो लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। और जो बैंक से लोन लेता है वो भी उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है ये लाइबिलिटी होती है। फिर जो आप बैलेंस शीट का मतलब होता है बैलेंस, और शीट का मतलब पेपर। एक जो पेपर है उसको बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी एसेट्स कम हो और आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं, तो तभी तो डेफिसिट हो जाएगा ना। तो ये बैलेंस शीट जब मैं जैसे बैंक में हूँ था, तो हम जो डेली बेसिस पे जो भी जितना भी हम हिसाब किताब करते थे, जब शाम को, अभी जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो डे एंड जब हम करते हैं तो वो बैलेंस शीट में हम अर्ली मॉर्निंग जब हम जाते थे तो वो बैलेंस शीट कंप्यूटर से निकल आती थी कि मेरे को पता चल जाता था कि हमारे बैंक जो ब्रांच है, पर्टिकुलर जो हमारी ब्रांच है, जैसे मैं पठानकोट में ब्रांच में था, फिर इंदौर में ब्रांच में था, कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारे पास कितना पैसा लोगों का जमा है और कितना लोगों को हमने लोन दिया हुआ है। वो सब चीज़ें जो हैं, जो हमारे पास फर्नीचर कितना है, ये सब कुछ उसमें आ जाता है, जो बिल्डिंग का सब कुछ आता है। डे टू डे बेसिस पे उसकी बैलेंस शीट बनती है। तो ये है जो आई वाज इंटरेस्टेड टू डिस्कस विद यू। तो फिर ये सेकेंडली ये है कि आपकी जो इस बार एडमिशन्स हैं, तो यू आर हैविंग द गुड नंबर। इस बार एडमिशन्स पहले से अच्छी हैं। 10, जो मेरे को पता चला है कि 10 एडमिशन्स हो गई हैं, ठीक है ना। तो आपके जो जूनियर्स हैं 10 लोग तो अभी हो गए, उनका सेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। देयर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर। सुन रहे हो मेरे को? यस सर। हाँ, तो मैं ये जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, मेरे को भी मैनेजमेंट कह रही है, मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि आप भी जो है आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, जो जिन्होंने अभी 12th की हुई है, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो आप उनको इसमें बोलो कि आप यहाँ पे एडमिशन ले, मैक्सिमम एडमिशन करवाओ। आप जो उसको उनको बताओ, ठीक है ना। और ये सब जो अच्छे पॉइंट्स हैं ये आप इसके बारे में बता के तो उनको इम्प्रेस करो कि यू शुड गेट दी एडमिशन। इस बार क्या है कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का ट्रेंड बहुत है, अदर देन अदर स्ट्रीम्स। एग्रीकल्चर के लोग जो है दे वांट टू टेक एडमिशन इन एग्रीकल्चर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी दो दो जो है ना एडमिशन जरूर दो इंस्टीट्यूशन को। कम से कम वो ये दे विल फील कि यू हैव डन समथिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अभी कोई है आपके, इफ एनीबॉडी इज नोन टू यू हु वांट टू टेक द एडमिशन, या उसको परसू करो। क्यों राधिका? राधिका? No, sir. नो सर? ये नो वाला तो वर्ड होता ही Sir, नहीं कभी भी।
आप देखो ना जो आपके, क्योंकि आप हैं तो आपके जो जूनियर्स होंगे जो आप जिस स्कूल से आए हैं, उन्होंने अभी 12th की होगी, मैं तो जानता नहीं क्योंकि आया मैं, मतलब मैंने को स्कूल छोड़े हुए बड़ी देर हो गई। आपके तो कॉन्टेक्ट्स में होंगे सर ना। हमारे घर के पास 2 ही घर हैं बस, बाकी सारी नहीं नहीं, मार्केट ही है। आपके स्कूल्स के जो हैं उनके किसी को होगा ऐसे ही। ये स्वाति को भी बोल रहा हूँ, पार्की को भी बोल रहा हूँ, तो मतलब अच्छा लगेगा, मतलब मैनेजमेंट को अच्छा लगेगा इफ यू गेट एडमिशंस देयर, ठीक है। और क्योंकि अच्छी क्लास होगी, अगर 2025 की आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हम और भी अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो यस सर। ये आपको करना है, यू हैव टू डू इट। ये अभी एडमिशंस ओपन है अक्टूबर तक, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। आपका लेक्चर है आगे मेरा।